औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से इन लेक्चरों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और ख़ुद से भी काम करके अपने किसी बड़े से चेक भी करवा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सश्तम 8th क्लास के सबक नंबर 6 सबक कुदरती आफ़ात, उसके हमने लेक्चर नंबर 1 में उसकी पढ़ाई की, अल्फाज मानी की, उसकी तशरीह की। उम्मीद करती हूँ, दोबारा कह रही हूँ कि उससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। अब खुलासा, इस सबक के हम खुलासे की तरफ आते हैं कि खुलासा किस तरह लिखना है। मैंने बोला था कि मैं यूँ नहीं कि सारे बोर्ड पे खुलासा लिख दूँ और आप उसको कॉपी करते रहें। पहला लेक्चर गौर से सुने, फिर मैंने क्या बताया है उसको ज़हन में रखें, उसके बाद आपने खुलासा करना किस तरह है ये मैं आपको बताती हूँ। अहम हदायत खुलासा लिखने के बारे में। अहम हदायत ये क्या है? खुलासा। किसी भी सबक का खुलासा अहम हदायत में लिख लें। मैं लिख इसलिए रही हूँ आपको ज़हन नशीन हो जाए। किसी भी सबक का खुलासा लिखते वक्त इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि खुलासा कुल सबक का 1/3 हो। कहने का मकसद ये है कि अगर सबक आपका आप पूरा लिखते हैं तो आपका 4 से 5 पेजेस पे आता है, तो खुलासा आपका 1.5 पेज या मैक्सिमम 2 पेजेस पे वो आ जाना चाहिए। लेकिन खुलासा लिखते वक्त सबक के तमाम वाक़यातों पैराग्राफ की तरतीब अहम नुकात के साथ मुख्तसर हो। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 1/3 तरतीब वही हो, कहाँ से शुरू हुए हैं, किस तरह हुआ है, लेकिन कुल सबक का 1/3 हो। यानी सारे वाक़यात को आप बयान करें लेकिन अपने अल्फाज में उसको मुख्तसरन बयान करें, जो भी अहम नुकात हैं। अब हम लोग चलते हैं इस सबक का कुदरती आफ़ात। अब मेरे साथ आप गौर से सुनिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपने ख़ुद भी कोशिश की होगी। मैंने बोला जिस तरह लिख के चेक भी करवाइएगा किसी अपने बड़े को, अपने उस्ताद को। कुदरती आफ़ात, देखिए कुदरती आफ़ात ऐसी नागहानी आफ़ात, तकलीफ़ें, या आप कह लें कि अचानक पेश आ जाने वाली कोई बीमारी की सूरत में हो जाए, किसी आफ़त की तरफ जो अल्लाह की ताला की तरफ से होती है उसको नागहानी आफ़त कहते हैं। खुलासे की तरफ आते हैं। इस सबक में हमें कुदरती आफ़ात के बारे में बताया गया है जो कि नागहानी होती हैं, यानी जिनका हमें पहले से पता नहीं होता। पहले ज़माने से लेकर यानी रोज़े अव्वल पहले दिन से लेकर अब तक नागहानी आफ़ात मुसलसल आती रहती हैं। और बहुत सारी आफ़ात ऐसी हैं जैसे शुरू में मलेरिया, हैज़ा और अब ताउन की बीमारी थी, उससे लाखों सैकड़ों लोग मर जाते थे। लेकिन साइंस की तरक्की की वजह से उन पर तो कंट्रोल कर लिया गया, उनको काबू कर लिया गया है। और बहुत हद तक लोग, अगर किसी के साथ ये मसला हो इन बीमारियों में से, उन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इन बीमारियों के अलावा चंद और कुदरती आफ़ात भी देख लें, नागहानी आफ़ात, वो किसी सूरत में भी हो सकती हैं। उसमें सबसे बड़ी आप देख लें ज़लज़ला आ जाता है। ज़लज़ला एक कुदरती आफ़त है। इसकी वजह से दुनिया में हज़ारों इंसान हर साल
जब भी ये ज़लज़ला आता है, साल ना कहें अब, जब अल्लाह ताला जी कुदरती आफ़त देता है तो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग लुक़्मा अजल हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं और जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कई कई इमारतें, कई ऊँची इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं, ज़मीन पर गिर जाती हैं। अब आप गौर से सुनिएगा तो आगे मैं बताऊँगी कि कौन कौन से ज़लज़ले बहुत अहम आए हैं। तो फिर इनको दोबारा इमारतों को, जो जानें ज़ाया होगी वो तो चली गई, लेकिन दोबारा इमारतें तमीर करने के लिए कई महीने सालों लग जाते हैं, जिसके साथ हमें रुपए पैसे की भी बहुत ज़रूरत होती है। और कोई भी कौमी सतह पर हम गरीब या पसमानदा हो जाते हैं, क्योंकि दोबारा वो ख़र्चा करना जो कई सालों की मेहनत के बाद बनता है। कुदरती आफ़ात में दुनिया में सबसे जो पहला ज़लज़ला था, सबसे बड़ा ज़लज़ला था शदीद, वो 1960 में चिली में आया था, चिली में, जिसका रेक्टर स्केल पर जो था वो रेक्टर स्केल पर 9.6 था है। लेकिन हिलाकतों के लिहाज से, यानी सबसे बड़ा ज़लज़ला चिली में आया 1960 में, 1960 में, हाँ जी, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत क्या थी, 9.6 थी। लेकिन हलाकतों के लिहाज से दुनिया में जो सबसे बड़ा ज़लज़ला आया वो चीन में आया 1856 में। उनके 2 सूबे शानशोई और शानज़ई में, जिसमें आप देखें कि 60% आबादी जो है वो लुक़मा अजल हो गई थी, वो मर चुकी थी। उसकी 60% आबादी मौत के मुँह में चली गई थी। हालांकि रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 8 थी, वो 9.6 थी, उसमें इतनी मौतें नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा थी। रेक्टर स्केल पर 8 थी। ये हलाकतों के लिहाज से सबसे बड़ा ज़लज़ला। और पाकिस्तान की तरफ अगर आएँ तो बर-ए-आज़म एशिया कह लें, बर-ए-आज़म पाक व हिंद, बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में, सॉरी बर-ए-आज़म नहीं, बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की आप बात कर लें तो उसमें जो सबसे बड़े ज़लज़ले आए हैं, उनके रिकॉर्ड ज़लज़ले, वो पाकिस्तान में आए। एक पहले कोयटा में आया था, 1935, 31 मई 1935 को एक ज़लज़ला आया था, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.7 थी, जिसकी वजह से 60,000 लोग लुक़मा अजल हो गए थे, 60,000 लोग। और आप देखें कि 60% से ज़्यादा इमारतें जो थी वो तबाह हो गई थी, ज़मीन बोस हो गई थी, ढेर मलबे के ढेर बन गई थी। उसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद और उसके मुल्लिका इलाकों में जो 1905 में ज़लज़ला आया, उस पर रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत जो थी 7.6 थी, और लेकिन उसमें 90,000 लोग वफ़ात पा गए थे मौत के मुँह में चले गए थे, और 75,000 के करीब जो लोग थे वो ज़ख्मी हो गए थे। अब अगर हम देखे जाए अगले पैराग्राफ में, इन कुदरती आफ़ात, बहुत सारी कुदरती आफ़ात का क़ब्ल इस वक्त पता चल जाता है, लेकिन ज़लज़ला एक ऐसी एक नागहानी आफ़त है जिसका वक्त से पहले मालूम करना अभी तक इंसान की, आप कह लें कि सोच समझ से बाहर है। बहुत कम ऐसा हुआ कि अमेरिका की एक आप कह लें कि रियासत है कैलिफोर्निया, उसमें एक उन्होंने बल्ब लगाए हुए हैं, जो कि जिन प्लेटें, बर-ए-आज़मी प्लेटें हैं, उनके नीचे वो नस्ब किए हुए हैं। जब ज़मीन के अंदर से वो ज़लज़ला ज़लज़ला आने वाला होता है, तो वो जब ज़मीन लरज़ती है तो वो बल्ब रोशन हो जाते हैं। चंद लम्हे पहले, आप कह लें कि थोड़ी देर पहले ये मालूम होता है कि आफ़त आने वाली है। उसके अलावा अब ये हुआ कि ज़बान में बहुत ज़लज़ले आते हैं, तो ज़बान में उन्होंने कहा कि ऐसी इमारतें बनाना शुरू कर दी हैं जिसकी बुनियादें या जिसमें ऐसी मटीरियल इस्तेमाल हुआ है कि वो ज़लज़ले से महफूज रह सकती हैं, उसके झटके वो बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की हर जगह पर हमें चाहिए कि ज़लज़ले से महफूज रहने वाले आलात की जो थोड़े बहुत आलात भी हैं, वो हर जगह पर नस्ब करने चाहिए, और इन पर जल्द अज जल्द उनकी जो कि पेश की इत्तला दे सकें और लोग इससे बच सकें। उसके बाद अगली आ जाती है सैलाब। सैलाब एक ऐसी आफ़त है जिसका क़ब्ल इस वक्त पता भी चल जाता है, लेकिन सैलाब की वजह से भी हर साल जब भी सैलाब आता है, हज़ारों लोग, हज़ारों इंसान, जानवर और इमारतें गिर जाती हैं, जानवर बह जाते हैं मलबे के अंदर, इंसान लुक़मा अजल हो जाते हैं, गाड़ियाँ भी बह जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। तो इसलिए सैलाब की तो वो क़ब्ल इस वक्त पता चल जाता है। 2010 में सबसे पाकिस्तान में बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था। सिर्फ पाकिस्तान के किसी एक सूबे ने, चारों सूबों में आया था, जिसने किसानों की फसलें तबाह व बर्बाद कर दी, लोगों के घर तबाह व बर्बाद हो गए, बागात तबाह व बर्बाद हो गए, मकानात गिर गए, मवेशी, उनका घर का सरो सामान सारा बह गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। सड़कें टूट गई थी, यूँ इनकी मदद तक पहुंचना भी मुश्किल था जब सड़कें टूट गई थी। तो इस सैलाब की वजह से हज़ारों लोग जान की बाजी से चले गए थे। सैलाब एक कुदरती आफ़त है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है।
बचाव इस तरह मुमकिन है कि जब सैलाब का वक़्त इस वक्त पता चल जाता है तो बारिशें बहुत होती हैं, पानी में दरियाओं में पानी चढ़ जाता है। तो ये जो हम ग्लेशियर और पहाड़ों पर बारिश होती है उसकी वजह से हमें चाहिए पानी जो बह कर आता है हम डैम और बैराज बनाएं। उसके बाद हम पानी का रुख ये नहरें उस तरफ कह देता बंजर वगैरह बाद ज़मीनें पानी नहीं है उससे वो सैराब होंगी। उसके अलावा बैराज में पानी से बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और जब दरियाओं के अंदर पानी कम हो तो बैराजों से पानी हम दरियाओं के अंदर छोड़ दें ताकि हमारी फसलें जो हैं वो काश्त हो सकें। और कुदरती आफ़ात तो देखिए ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए हमारी ज़रूरत की है कि हम पहले से अच्छी सी एक मनसूबाबंदी करके रखें कि अगर खुदा न खास्ता कुदरती आफ़त आती है तो हम मुल्की मईशत के ना तो मुल्की मईशत का नुकसान हो सके और जानी और माली कम से कम नुकसान हो। उम्मीद करती हूँ आपको खुलासे की समझ आ गई होगी, आप उसको खुद से लिखेंगे भी और लिखने के बाद अपने किसी बड़े किसी उस्ताद को चेक भी करवाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपने खुलासे में कितने नंबर हासिल किए। इंशाल्लाह मिलते हैं हम इसके लेक्चर नंबर 3 इस सबक के कुदरती आफ़ात के लेक्चर नंबर 3 में। तीसरे लेक्चर में आपको बताती चलूँ कि क्या होता है जो आपके सबक से रेलिवेंट मशक़ी सवालात होते हैं वो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।